एवं देश के नेता, युवा नेता राहुल गांधी जी आपके समक्ष आ चुके हैं और मैं चाहूंगा समस्त जितने भी यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत तालियों से जो है बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करें। सबसे आग्रह है कि आपके समक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी आपके समक्ष आ चुके हैं। मैं कहता हूं तालियों के साथ। और हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। अब स्वागत करेंगे। मैं डीसी अध्यक्ष जी को कहूंगा कि अपना आए और जिसका स्वागत करना है स्वागत करवाएं। धन्यवाद। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी से आग्रह करूंगा कि वो खड़गे साहब का स्वागत करें और स्वागत भाषण भी दें। हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट जी भी उपस्थित हैं, उनका भी तालियों से स्वागत करें। आज के इस अंबिकापुर के सभा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन और 8 तारीख के साथ चौथा दिन के इस कार्यक्रम उपस्थित हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए। और साथ में जो लगातार 14 जनवरी से पूरे मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हमारे जननायक माननीय श्री राहुल गांधी जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। साथ ही हमारे माननीय वेणुगोपाल सर जी, साथ में हमारे बीच में सचिन पायलट जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय भूपेश बघेल जी, पूर्व सीएम, और हमारे सीएलपी लीडर महंत जी, और हमारे बीच में टीएस बाबा साहब और तमाम हमारे मंचासीन हमारे नेतागण, पूर्व मंत्री और विधायक साथीगण और तमाम हमारे डीसीसी के अध्यक्ष और सभी पीसीसी के पदाधिकारी और हमारे जनता जनार्दन। आदरणीय साथियों, लगातार 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है और इसके जननायक हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी लगातार जन जन तक पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारी छत्तीसगढ़ के धरती में 8 तारीख को आपका चरण वंदन पड़ा है और उसके बाद 11 तारीख से लगातार 11, 12 और 13 कंटिन्यू आज अंबिकापुर के आज हमारे जनसभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय साथियों, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश की सरकार जो लगातार विफलता की ओर बढ़ रही है, जो आने वाला समय में हमारे लिए एक न्याय का नया रास्ता, नया मार्ग लेकर आए हैं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी। आदरणीय साथियों, आप देखेंगे वर्तमान स्थिति हमारे देश में हालात बदतर होते जा रही है और महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, इसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी तमाम इन मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ भावनात्मक मुद्दों से देश की जनता को खेलना चाह रही है। आदरणीय साथियों, इन सब को लेकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इन सब नाकामियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम जनता तक पहुंचे और असल मुद्दा को हम जनता तक पहुंचाए। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 महीने से अधिक हमारी सरकार बने हुई है
और इस सरकार ने 2 महीने की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ को तहस नहस कर दिया है। और छत्तीसगढ़ की जनता, भोले भाले जनता को इन्होंने झूठ और फरेब के जाल में फंसाया, मोदी गारंटी के नाम से झूठे और फरेब के जाल में फंसाया, और आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। हम लोगों ने, हमारी सरकार पिछले 5 सालों में बेहतर काम की है, लेकिन दुर्भाग्य हम छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाए। और इस सरगुजा संभाग से 12 में हम लोग 14 जीरो रहे आदरणीय साथियों। लेकिन आने वाला समय लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव में हम लोग को पूरे सरगुजा की जनता, इस क्षेत्र के पूरी जनता हमको मदद करना है, ताकि आने वाला समय में देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आदरणीय साथियों, बड़ा साजिश के साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। जब आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया कि आप एक आदिवासी हो और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रहा है। मैंने गर्व से कहा, अगर मुख्यमंत्री आदिवासी बना रहा है मैं उसको समर्थन करता हूं, लेकिन चुनौती है हमारे इस प्रदेश में उस आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए जल जंगल जमीन बचाने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनौती है जल जंगल जमीन बचाने का काम। और सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद, कैबिनेट मीटिंग के बाद सबसे पहला आक्रमण आदिवासियों के ऊपर हुआ और हसदेव जंगल को काटने का निर्णय इस सरकार ने किया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर उसके कंधे में बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उन चंद उद्योगपतियों को यहां के जल जंगल जमीन और कोल माइंस और माइंस को सौंपना चाहती है। आदरणीय साथियों, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ में जमकर लड़ाई लड़ना है और आने वाला समय में लोकसभा चुनाव में सब लोग को मदद करना है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता हमारे टीएस बाबा साहब को निवेदन करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ साथी, एआईसीसी के सचिव, प्रदेश के और संभाग के पदाधिकारी और सरगुजा संभाग के उपस्थित साथियों, राहुल जी ने, खड़गे जी ने हम लोगों को आपके और हमारी राय के हिसाब से विधानसभा के चुनाव में जैसा सुझाव दिया, जो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, उन्होंने स्वीकार किया, विश्वास किया, सीटों का आवंटन हुआ, हम परिणाम नहीं दे सके। और परिणाम ऐसा कि अत्यधिक निराशाजनक। मैं उसके लिए अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राहुल जी से और खड़गे जी से क्षमा मांगता हूं कि हम लोग आपके मंशा के अनुरूप यहां कांग्रेस को स्थापित नहीं कर सके। और दुख इस बात का कि आप जिस उद्देश्य को लेकर पूरे देश में निकले हैं, खड़गे जी के देखरेख में जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमने आपकी मुहिम को कहीं ना कहीं कमजोर किया। आने वाले समय में इसकी भरपाई आप सब साथी, संभाग के समस्त कांग्रेस के साथी दोगुनी चौगुनी ऊर्जा जवाबदेही से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। राहुल जी को, खड़गे जी को गहरा आभार कि आपने यहां आके हम लोगों के बीच में मार्गदर्शन देने का समय दिया। धन्यवाद सर। जय हिंद। उद्बोधन के अगली कड़ी उभरते हुए बहुत ही सम्मान के साथ हमारे सीएलपी लीडर चरणदास महंत जी को आग्रह करूंगा कि आए अपना उद्बोधन दें। हम सबके युवा सम्राट श्रद्धेय राहुल जी की भारत जोड़ो पद यात्रा को आज संबल प्रदान करने के लिए हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी आए हैं।
मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन प्रभारी हैं, आदरणीय सचिन भाई साहब, आदरणीय दीपक जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय महाराज टी.एस. सिंहदेव साहब, सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि राहुल जी की न्याय यात्रा जहां जहां से हमारे छत्तीसगढ़ में गुजर रही है, वहां न्याय नहीं मिल पाया है। न युवाओं को, न यहाँ के महिलाओं को, न श्रमिकों को। ये पूरी जल जंगल जमीन से भरा हुआ क्षेत्र जो अब लूटने वाला है, यहाँ के नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र अडानी को देना चाहते हैं, क्योंकि ये खजाना छत्तीसगढ़ पूरे ईश्वर की कृपा से भरपूर भरा हुआ है। जयराम रमेश जी ने जो नो गो एरिया भी बनाया था हमारे हसदेवरण में, उसे भी उन्होंने दे दिया है। अब जहां जहां की खदानें हैं वो सौंपने वाले हैं। यदि आप जागे नहीं, आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए न्याय दिलाने के लिए आज राहुल जी की यात्रा है और आज संबल प्रदान करने के लिए हमारे खड़गे जी आए हैं। आप उनकी सुने और उनके बातों पर ध्यान दें। बस इतना कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उद्बोधन की अगली कड़ी बढ़ाते हुए बहुत ही सम्मान के साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से आग्रह करूंगा, आए अपना उद्बोधन दें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, न्याय यात्रा में निकले हम सब के नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय के.सी. वेणुगोपाल जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, जयराम रमेश जी, आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव जी, मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण, विधायक साथीगण, पूर्व मंत्रीगण, सभी उपस्थित संगठन के सब साथियों, हम सब खड़गे साहब का आशीर्वचन और राहुल जी को सुनना चाहते हैं। अभी जो यात्रा निकली है उसका उद्देश्य देश को जोड़ना है। देश के युवाओं को, देश के किसानों के, देश के महिलाओं के, देश के मजदूरों के जो समस्या है उसे लेकर राहुल जी निकले हैं। हम सब देखते हैं कि लोग अपनी ये लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एकमात्र नेता राहुल जी जो हमेशा किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, महिलाओं के और देश की लड़ाई लड़ते हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया उनको चलते, मणिपुर से निकले हैं और आज छत्तीसगढ़ में। हम लोग तो 3 दिन से ही हैं साथ में, थक गए हैं, लेकिन राहुल जी 1 महीने से चल रहे हैं, चेहरे में कोई सिकन नहीं। 4 महीने के पद यात्रा उन्होंने की, कोई थकान नहीं, बल्कि उससे प्रेरित होकर दूसरी न्याय यात्रा उन्होंने निकाला है, देश को जोड़ने के लिए, आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। तो आदरणीय साथियों, आपको अंतर समझना होगा कि ये जो देश है वो आपका है, इसकी संपत्ति आपकी है, इसका अधिकार इस पर अधिकार आपका है, और ये अधिकार दिलाने के लिए राहुल जी निकले हैं। दूसरे तरफ वो लोग हैं आपको सद्भाव दिखाते हैं, आपके भावनात्मक रूप से शोषण करते हैं और अपने मित्रों के हवाले सारे अधिकार करते जा रहे हैं। इस अंतर को आप समझिएगा। ये लड़ाई आपकी लड़ाई, राहुल जी लेके निकले हैं और उसको आशीर्वचन देने के लिए हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। मैं दोनों के बीच में आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहते हुए आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। अब जिनको आप सुनना चाहते हैं वो आपके बीच हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि आए अपना उद्बोधन और आशीर्वचन दें। न्याय यात्रा के नायक हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, दीपक बैज जी, चरणदास महंत जी, जयराम रमेश जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, फूलोदेवी नेतम जी, ज्योत्सना महंत जी, राकेश गुप्ता जी, डीसीसी प्रेसिडेंट और सभी एमएलएज, एक्स एमएलएज, एक्स मिनिस्टर्स और एआईसीसी के सभी सेक्रेटरीज, ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, युवा मित्रों, किसान और किसान मजदूरों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी के साथ मिलकर ये देखने आया हूं, शामिल होने आया हूं कि किस ढंग से हर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक रिस्पांस मिल रहा है, या जो उसको लोग कितने दिल से इस यात्रा को चाहते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं। और खासकर छत्तीसगढ़ के लोग ये एक होकर कांग्रेस के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और राहुल जी की यात्रा को वो पूरा यशस्वी करके दिखाएंगे। भाइयों, राहुल की यात्रा न्याय के 5 लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक है युवा न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा श्रमिक न्याय, पांचवा भागीदारी न्याय। इसके लिए वो सारे देश में आज पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बस से जा रहे हैं। कहीं कहीं जो दिक्कत होती है उस दिक्कत को भी झेलते, हालांकि उनका आरोग्य उतना ठीक नहीं है, फिर भी वो लोगों से मिलने के लिए, युवाओं से, किसानों से मिलने के लिए बहुत आतुर है और वो अपनी यात्रा पूरा करना चाहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में महाराष्ट्र तक पहुंचकर जो संदेश
पार्टी ने दिया है उसको वो लेकर आखिरी तक चलने वाले हैं। इसलिए मैं आप तमाम के ओर से राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं और उनके लिए मैं आशा करता हूं कि ये यशस्वी होकर सामान्य जनता को इसका फायदा हो। दूसरी बात, ये कैसा आज मोदी बहुत हर जगह तोड़ फोड़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, जब हम कर्नाटक में चंद गारंटीज राहुल गांधी जी के कहने पे अनाउंस किए, वहां पर 5 गारंटी के साथ हमारी सरकार आई। दूसरा, तेलंगाना में भी फिर राहुल गांधी जी ने कहा यहां पर भी हमको यही करना है, तब वहां पर भी हमने 6 गारंटी देकर वो कामयाब बनाए और तेलंगाना में भी हमारी सरकार आई। लेकिन अब मोदी गारंटी बोल रहे हैं। हमारा देखकर हर जगह गारंटी गारंटी बोल रहे हैं और अब न्यूज़पेपर निकाल के फर्स्ट पेज पे पहले पन्ने पे अगर देखेंगे तो वो गारंटी लिखते हैं। किसकी गारंटी? मोदी की गारंटी। अरे हम तो कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, देश के लोगों के लिए बोलते हैं। ये हमेशा मोदी गारंटी, ये मेरा है, मैं काम करता। अरे एक व्यक्ति को इतना अहंकार है तो आप सोचिए ये लोकतंत्र में विश्वास करता है? नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करता है। और अपने लिए जो व्यक्ति काम करता है वो तानाशाही होता है, वो हिटलर जैसा होता है। ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं होता। और इन्होंने गारंटी दी थी पहले 2-2 करोड़ नौकरियां देने की, दिया था या नहीं? नहीं दिया था। फिर मिला आपको? नहीं मिला। जिनको नहीं मिला हाथ उठा के बोलिए। तो ये मोदी सच है क्या झूठ है? आप ही बोलिए। 2 करोड़ नौकरियों की आस बोला, गारंटी बोले, कहां है वो गारंटी? अरे वही गारंटी आप पूरा नहीं किए, अब नए गारंटी बोल रहे हो। अब दूसरा, मोदी जी और भी बोले कि किसानों को 2 गुनी आमदनी करके दूंगा। हुआ 2 गुना आमदनी? नहीं, तो ये भी झूठ हो गया। तीसरा, 15-15 लाख रुपए सभी इन वायदों को उन्होंने कहा कि हर एक के जॉब में 15-15 लाख बाहर का काला धन लाऊंगा। कांग्रेस वाले वहां रखे थे, वो मैं लाके दूंगा बोला। दिया 15 लाख, लाया 15 लाख। तो ये झूठ है सच है? तो इसीलिए भाइयों, जो आदमी 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला, ऐसा आदमी फिर बार बार गारंटी बोल रहा है। इसका गारंटी पे भरोसा मत करो। ये लोगों को खत्म करने के लिए और सबको एक दिशा भूल करने के लिए ये काम कर रहा है। तो मोदी ये झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूं। मेरी बात कोई सुनते नहीं थे। मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आया था, मैं बोला ये मोदी के जितने भी वायदे हैं ये सब बोगस है, इसमें कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, इसीलिए इस पे भरोसा मत करो हमने कहा। लेकिन फिर भी चंद लोग उन पे भरोसा करे। आज क्या हो गया? वो कुछ नहीं हुआ। फिर लोग
आज तकलीफ में है। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के चाहते लोगों को भी कहूंगा और सभी जनता से भी ये कहूंगा, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? अरे हमारी जमीन जंगल वापस करो, बस यही है। तुम आसमान दिखाते हो, चंद्रयान दिखाते, वो लेकर हम क्या करें? उससे पेट भरता है? तो ये मोदी करने वाला है, ये मोदी आपको कहने वाला है, बार बार फिर यह आने वाला है, यही बात करेगा। तो उसको बोलो भाई तुम्हारा आकाश ले आके क्या करेंगे? हमारी जमीन हमको वापस करो, हमारी जंगल हमको वापस करो, बस यही हम चाहते हैं। दूसरी बात, सत्ता में भाजपा आने के बाद पहला कदम उन्होंने उठाया, हसदेव के जंगलों में 15,000 पेड़ काटने की परमिशन देना। सच है ना? 15,000। कल ही राहुल जी हसदेव बचाओ आंदोलन के लोगों से मिले और उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे लोग हमेशा काम करते हैं, जो पार्लियामेंट में करते हैं, लोकसभा अपने असेंबली में करते हैं, ऐसे हमारे 30 विधायकों को ये चर्चा करने के लिए भी उन्होंने वो डिमांड को स्वीकार नहीं किया, उनको सस्पेंड किया। जो लोग आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, उनको सस्पेंड किया गया, आपके लोगों को। तो एक ऐसी जमहूरियत है, हम पूछना चाहिए, या क्या हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को ऐसी जमहूरियत चाहिए? नहीं। तो भाइयों, और एक आप देखिए बीजेपी में हमारे में क्या फर्क है। 72,000 करोड़ लोन हमारी गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। 72,000 करोड़, ये एक पैसा भी नहीं करता मोदी। सच बोले आप, खून चूसने वाला है। और खून ठीक है भाई, ये खून चूसने वालों को तुम दूर रखो ना, नहीं तो तुम्हारी भी खून चूसेगा वो। भाइयों, ये मोदी जी का हमेशा कोशिश रहा। और कांग्रेस जब हुकूमत में थी, ये तो सेंटर में 72,000 करोड़ हमने दिया, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो थी, वो 2 घंटे में 9,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को माफ कर दी। याद है नहीं? क्या बघेल जी गए क्या? भाग गए? सही है, ठीक है। तो 9,000 करोड़ यहां पर कर्जा माफ हुआ, ये भी कांग्रेस के जमाने में हुआ। और मोदी जी की और एक जादू, पीएम फसल बीमा योजना, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को इनको दिया, और वो प्राइवेट कंपनी को कितना मुनाफा हुआ? इस 10 साल में 40,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को हुआ। ये दावे के साथ हम कहते हैं, ये पार्लियामेंट में हमारे प्रश्न को उत्तर दिया गया है। ये मोदी जी गरीबों को देखते नहीं, किसानों को देखते नहीं, वो सिर्फ अमीरों को देखते हैं और लोगों को कहते हैं
कि मैं एक बैकवर्ड हूं, मैं गरीब हूं, मैं चाय बेचने वाला। अरे भाई, आप चाय तो बेचो, कुछ तो बेचो, लेकिन देश को मत बेचो। गरीबों के संपत्ति को मत बेचो, पब्लिक सेक्टर्स को मत बेचो। ये हमारी संपत्ति है, हमारे खून से बनी हुई ये संपत्ति है। नेहरू जी के जमाने में ये पब्लिक सेक्टर्स हमने लाया, उसको भी हम बेच रहे हैं। और ऊपर से बोलते हैं बैकवर्ड क्लास। कहां भाई बैकवर्ड क्लास? तो रिसेंटली बैकवर्ड क्लास बना, पाप बेचारा। लिस्ट बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, इनकी लिस्ट तो 1950 में बनी थी, लेकिन इन्होंने जब इनकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तब उन्होंने अपनी जाति को, उस जाति को मैं ब्लेम नहीं करता, वो गरीब होते हैं, कोई अमीर होता है, लेकिन इन्होंने अपने लिए बताने के लिए ये बड़ा, मैं भी एक बैकवर्ड हूं, ये 2014 में यही बोले। अब बैकवर्ड की याद नहीं आती जब अदानी को आप एयरपोर्ट दे रहे, पोर्ट दे रहे, रोड्स, माइंस, ये सब दे रहे। उस वक्त बैकवर्ड क्लास के लोग कहां गए? उनकी याद है आपको? स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उनके बच्चों को, याद है आपको? गरीबों को खाना नहीं मिलता था, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने लोगों का पेट भरने का काम किया। तो मोदी बोले मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? हम कानून बनाए, हम पहले देते थे, उसको 2 रुपए जोड़ के मैं फ्री खाना दे रहा हूं। ऐसी यानी झूठ पे झूठ बोलते हैं और बोलकर लोगों को। और दूसरा क्या है उनका? हमेशा कांग्रेस को गाला देना एक ही एजेंडा है। कहीं भी जाओ, कोई रेफरेंस नहीं, कोई वास्ता नहीं। राहुल जी को गालियां देते हैं, सोनिया जी को गालियां देते हैं। परंपरागत जो घराने के लोग हैं वो इस देश को लूट रहे हैं, वो इस देश पे राज कर रहे हैं। कौन राज कर रहा? अरे 1989 में गांधी फैमिली से, गांधी घराने से राजीव गांधी ही आखिरी प्रधानमंत्री थे। और आप बताओ आज तक किसी ने बना है प्रधानमंत्री उनके घर से? कोई मंत्री बना है? चुपी लोगों को भड़काते हो। ये है मोदी का खेल, और वो खेल खेल रहा है। भाइयों, उसके झांसे में मत आओ, ये मेरी आपको विनंती है, नहीं तो देश बर्बाद होगा, डेमोक्रेसी बर्बाद होगी, संविधान खत्म होगा। और एक किसानों के लिए बहुत बातें करते थे, ट्रैक्टर पे टैक्स, उसके बाद फर्टिलाइजर पे जीएसटी भी लगाया। सब चीजें मोदी ने एक एक करके किसानों पे टैक्सेस लगाते गए। और हमदर्दी से बात करते हैं कि किसानों के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। पीएम किसान योजना, अरे भाई फर्टिलाइजर का दाम कम करो, ट्रैक्टर के ऊपर का टैक्स निकालो, ये छोड़ो। ये सब वो करते नहीं। लेकिन आज वहां पर जो किसान लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, वहां पर उन्होंने कांटे बिछाए हैं और बड़े बड़े जो अब रोड पर ये हम डालते हैं, वैसा बड़े सीमेंट के वो ये वो उसका डालकर उसके ऊपर दीवार खड़ा किए और उसके ऊपर कीले लगा दिए हैं। ये डेमोक्रेसी। अरे मैं जब मेरे हक पूछने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ
अगर लड़ता हूं तो मेरे सामने कांटे बिछाते हो, दीवार खड़े करते हो, मेरे को लाठी चार्ज करते हो। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मोदी जी मुझे बोलो। लेकिन वो नहीं चाहते किसानों की भलाई हो, और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये ऐसे ही लड़ते रहने दो। हम एमएसपी हम पूछे, 3 काले कानून थे, उसके खिलाफ भी हम लड़े, राहुल जी लड़े, आप सब लड़े, वहां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन एमएसपी बढ़ाने की बात नहीं हुई और एमएसपी को गारंटी देने की भी बात नहीं हुई। भाइयों, इस देश पे कर्जा कितना उन्होंने बनाया है, आपको इसको मैं बोलूंगा। 214 में इस देश में यूपीए जब सरकार थी, 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। आज मोदी जी के अच्छे दिन में 185 लाख करोड़ कर्जा है, 3 पट हो गया। 10 साल में उन्होंने 3 पट कर्जा कर। और यह अच्छी सरकार, सबको सुख और समृद्धि से रखने वाली सरकार, ये उन्होंने कहा। लेकिन देखो, हर एक व्यक्ति के ऊपर 1,60,000 रुपए कर्जा है। यहां जितने भी बैठे हैं, तुम्हारे सर पे 1,60,000 कर्जा है, और देश के ऊपर 185 लाख करोड़ है। ये है मोदी की जो है काम करने का तरीका। और गरीबों के तरफ तो देखते नहीं। 30 लाख नौकरियां हैं, भर्ती नहीं करते, और 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 5 आदिवासी और दलित समुदाय के लोग के ऊपर अत्याचार होता है। हर 2 घंटे में 2 घंटे में 5 आदिवासी और दलितों पर अत्याचार होता है। ये रोको, लेकिन वो रोकने का नाम नहीं लेते। बोलते हैं कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदिवासी को बनाए। ठीक है भाई, आदिवासी को बनाए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उनके लोगों को मार रहे, कुचल रहे, उनके मुंह में पेशाब करा रहे, ये क्यों नहीं बोलते आप? इसको क्यों नहीं रोकते आप? हमारे मां बहनों की इज्जत लूट रहे, क्यों नहीं रोकते आप? सिर्फ भाषण करने से, नाटक में अच्छे डायलॉग बोलते हैं ना, वैसा बोलने से देश का और समाज का उद्धार नहीं होता। समाज का उद्धार अगर होना है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मार्ग पर चलना होगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर चलना होगा। उसी वक्त इस देश का भलाई होता है। भाइयों, और एक हमारे वन अधिकार जो थे, उसके लिए तो हम डटकर मुकाबला करें। इसके बावजूद भी मेरे को कभी कभी गुस्सा भी आता है। भाई, जिनके लिए हम काम कर रहे, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे गरीब तबके के हो, चाहे वो छोटे मोटे व्यापारी हो, उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, फिर भी चंद लोग मोदी मोदी बोलते हैं। अरे मोदी तो तुमको मार डालना चाहता है, तुम्हारे वोट को खरीदना चाहता है, तुम्हारे वोट का अधिकार छीनता। ऐसे आदमी को याद करते हो? इस देश के संविधान में सबको वोटिंग का अधिकार मिला है, वो संविधान के वजह से मिला है। आप याद रखो, अगर ये भूलेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी।
अगर ये भूलेंगे तो इस देश में संविधान भी खत्म होगा और आप भी खत्म हो जाएंगे। और एक एससी एसटी बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता था वो भी इन्होंने खत्म किया है। इस ढंग से मोदी जी और उनकी सरकार चल रही है और हमेशा या तो ओबीसी के नाम पे वोट मांगते हैं या के धर्म के नाम से मांगते हैं, कभी भगवान के नाम से नाम मांगते हैं। मांगो, देखिए हर एक की आस्था होती है, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन झूठ बोलकर ये पॉलिटिक्स में, राजकारण में कोई धर्म नहीं लाना चाहिए। हमारे पास हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, सभी रहते हैं, हम मानते हैं उसको, लेकिन हमको अलग करके मोदी जी इस देश को डिवाइड करना चाहते हैं। भाई जितने भी लोग हैं, लोगों में डिवीजन और शेड्यूल कास्ट में डिवीजन, बैकवर्ड में डिवीजन, हर एक में डिवीजन कर करके डिवाइड एंड रूल में आस्था रखने वाले मोदी ये पूरा काम कर रहे हैं। इसीलिए भाइयों, कांग्रेस किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित की पार्टी है। ये गरीबों की पार्टी है, उनकी अमीरों की पार्टी है। आप ये याद रखो, तुम्हारे लिए काम करने वाले कांग्रेस वाले वो गरीबों के लिए हैं, लेकिन मोदी अमीरों के लिए है। और अमीरों के लिए काम करने वाला कुछ भी उनको दे सकता है। अब जमीन दे रहा है, एयरपोर्ट दे रहा है, पोर्ट दे रहा है, माइनिंग दे रहा है, खजाना तो वो लोग लूट रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और आज हमको सतर्क रहना चाहिए। छत्तीसगढ़, ये पहले मैं जब आता था एक स्लोगन रहता था यहाँ पर, ये क्या कहते थे? छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अरे भाई, बढ़िया करके दिखाओ, इस मोदी को भगाओ। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, लास्ट में थोड़ी सी और 1-2 मिनट लूंगा, कि छत्तीसगढ़िया के लोगों को एक हौसला आप जरूर रखिए। क्या है? जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो, कोशिश उससे ज्यादा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो, कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर भी हिम्मत न टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, तभी देश को सब कुछ मिलेगा। तो भाइयों, ये बातें तो मैं आपके सामने रखा, और 2 और एक बातें हैं, तो वो मैं नहीं चाहता कि उसको फिर से मैं दोहराऊं। एक है कि मोदी जी की गारंटी मैंने बोला कि एमएस की पक्का कर दूं, बोला खत्म। 2 करोड़ नौकरी खत्म, 15 लाख देने का खत्म, और जितने उन्होंने कहा था वो कुछ भी वो नहीं कर सके, करेंगे भी नहीं, उनका इरादा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के खिलाफ है। तो मैं हमारे पार्टी की ओर से एक गारंटी देना चाहता हूं। पहली गारंटी छत्तीसगढ़ से शुरू होगी। राहुल जी ये मुझे कहे हैं कि ये गारंटी लोगों के लिए करना जरूरी है। कौन सी गारंटी? कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को
एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी, ये पहली गारंटी है हमारे। और आपको और भी कुछ तकलीफ है किसानों के लिए, वो हम सुलझाएंगे, बैठ के बात करेंगे, लेकिन हमारा जो गारंटी है जरूर उस गारंटी को हम अनुष्ठान में लाएंगे। तो ये बातें मैं कहता हूं। और दूसरी तरफ परसों भारत रत्न मिला हमारे एमएस स्वामीनाथन जी को। मेरी अच्छी पहचान थी उनके साथ, क्योंकि वो आईसीआर में काम करते थे। मैं जब 19 साल का 30 साल का था तो एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रीजेंट था। वो पूसा में रिसर्च वहीं पर पहले थे, तो उस वक्त मैं उनसे मिला था। तब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ रीजेंट्स रहने की वजह से बार बार हम उनको बेंगलोर में और दिल्ली में मिलते थे। एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला व्यक्ति स्वामीनाथन, वो स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला, हमको खुशी है। लेकिन मोदी जी आप क्या किए? आप कुछ भी नहीं किए, लेकिन दूसरों को बोलते मैंने ये किया, मैंने भारत रत्न दिया। अरे उनको सबसे अगर कोई पहचाना, इंदिरा गांधी जी के वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन लाके लोगों का पेट भरने का काम अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और उस वक्त हमारे साथ स्वामीनाथन थे, हम उनको प्रोत्साहित करा, जो कहते थे वो करते थे हम, इसीलिए देश आगे बढ़ा। तो ये ध्यान में रख के हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कमी गिरे तो इस गारंटी को पैसा कम गिरा, मार्केट से भी कम गिरा, तो हम जो फिक्स करते गवर्नमेंट के तरफ से एमएसपी, वो रेट सरकार भरपाई करके आपको देगी। यही हमारी गारंटी। तो भाइयों, मैं और कुछ बोलने का मुझे इरादा नहीं है, क्योंकि राहुल जी भी बात करना है, हमको भी जाना है। तो अरे वो तो कितने बार बोलूं, ठीक नहीं रहता। तो हम तो बोलते रहते हैं, लेकिन आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत है। आप लोग एक रहो, एक रह के काम करो। अरे ये तो लोगों के लिए काम करने का है। लोग बचे तो देश बचेगा, देश बचेगा तो डेमोक्रेसी बचेगी। डेमोक्रेसी बचने के लिए संविधान बचाना जरूरी है। यही हमारा ख्वाब है। इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद देता हूं, खासकर राहुल जी को भी, जिन्होंने ये यात्रा निकालकर हम लोगों को बात करने का भी एक मौका मिला। और छत्तीसगढ़ के नेता लोग भी ये काम अच्छी ढंग से ये कर रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद देता हूं, राहुल जी को देता हूं, आपको देता हूं। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं और आखिरी में एक स्लोगन लगाता हूं। आप देखिए, जितने आपके पास कुव्वत है, जोर है, आवाज है, उस आवाज में आवाज आप मिलाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। जय हिंद। देखो, उधर के लोग नहीं बोल रहे, उधर के नहीं बोल रहे, सिर्फ सामने वाले बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद, सबको नमस्कार।
अब आपको जिनका इंतजार है, हमारे देश के लोकप्रिय युवा नेता और सबके चहेते राहुल गांधी जी आपके समक्ष आ रहे हैं और अपना उद्बोधन देंगे। तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, जयराम रमेश जी, दीपक बैद जी, महंत जी, सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, फूलोदेवी नेताम जी, साहू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? सुनाई नहीं दिया मुझे? मैंने कहा प्रेस के मित्रों, मगर यूं मित्रों का काम तो करते नहीं है। ये बेचारे वीडियो कैमरा के पीछे हैं, बट शायद इनके कंपनियों में इनकी बात नहीं चलती, क्योंकि इनके सीनियर जो लोग हैं वो पूरा का पूरा बीजेपी का प्रधानमंत्री का काम करते हैं। एक साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले, समुद्र से हिमालय तक चले और लाखों लोग हमारे साथ चले। हर प्रदेश के लोग आए और भारत जोड़ो यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला। एक लाइन में वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा किसी को भी समझा देता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं जानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस लाइन का पालन करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नफरत ना फैलाएं, हिंसा ना फैलाएं, मोहब्बत, भाईचारा फैलाएं। आप देखो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का चेहरा देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा आपको। धक्का लग जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, टांग टूट जाती है, तब भी आपको बड़ी सी मुस्कान दिखाई देगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ भी ना हो, वो ऐसे देखता है सबको घूर घूर के, वो खुश नहीं होता, मुस्कुराता नहीं है। उनके आप नेता देख लो, मोदी जी की फोटो देख लो, अमित शाह जी की फोटो देख लो, मोहन भगवत जी की फोटो देख लो, इंटरनेट पे देखो, गूगल सर्च करके अगर एक मुस्कुराती हुई फोटो दिख जाए मुझे भेज देना, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। गुस्से में रहते हैं। जब हमने ये यात्रा पूरी की, पता लगा कि हिंदुस्तान का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। ये नफरत, इसमें नफरत है ही नहीं, इस देश में नफरत है ही नहीं। तो एक सवाल उठा, ये जो बीजेपी के लोग
नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये हो क्यों रहा है? और लाखों लोगों से मैंने सवाल पूछा, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, और यात्रा में बात समझ आई कि इस देश में गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ हर रोज अन्याय होता है। और जिस समाज में अन्याय होता है उस समाज में नफरत होगी, हिंसा होगी। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखिए, साउथ से नॉर्थ आप चले, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप गए नहीं। आप छत्तीसगढ़ नहीं आए, बंगाल नहीं गए, मणिपुर नहीं गए, वहां पे हिंसा हो रही है, बीजेपी ने प्रदेश को बांट दिया है, जला दिया, आप वहां तो आए नहीं। तो आपने कन्याकुमारी से कश्मीर मोहब्बत की दुकानें खोली, मगर मणिपुर से महाराष्ट्र अभी बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोग आए, पिछली यात्रा में आपने कहा मुझे कि भैया छत्तीसगढ़ में भी यात्रा कीजिए, तो हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, मणिपुर से शुरू की, क्योंकि मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया, सिविल वॉर चल रही है वहां पे। आप में से कोई चाहे मणिपुर जाना चाहे, देखना चाहे, नहीं जा सकता, आग लगी हुई है, आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए। तो मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट में से निकली, बंगाल गई, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, अब छत्तीसगढ़। और पिछले कुछ दिनों से हम छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं, आदिवासी इलाके से निकल रहे हैं। रोज हम आपकी बात सुनते हैं, 6-7 घंटे। आज सुबह हमने किसानों से बात की, कल आदिवासियों से बात की, यहां पे जो अदानी जी आपकी जमीन छीन रहे हैं, जिनकी जमीन ली जा रही है, उनसे बातचीत की। जो आपके दिल में डर है, कठिनाइयां हैं, वो हम सुनने आए। और शाम को 6-7 घंटे सुनने के बाद हम 15-20 मिनट जैसे आज भाषण कर रहे हैं, वैसे आपको भाषण करके अपनी बात रख देते। तो 2 तरीके के अन्याय हो रहे हैं, 5 अन्याय हैं, मगर 2 सबसे बड़े अन्याय हैं। एक है आर्थिक अन्याय और दूसरा है सामाजिक अन्याय। आर्थिक अन्याय में बेरोजगारी फैल रही है, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। हो क्या रहा है कि बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। आप देखिए, शर्ट के पीछे देखिए, पैंट के नीचे देखिए, मोबाइल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना आपको दिखेगा। मेड इन चाइना जब फोन बनता है, उसमें से हिंदुस्तान के युवा को रोजगार मिलता है क्या? नहीं मिलता। छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया। रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, ये लोग रोजगार देते हैं। इन सब को नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया। 2 हथियार का प्रयोग किया,
जीएसटी और नोटबंदी। और आप किसी से पूछ लीजिए, अंबानी अदानी को छोड़िए और किसी से पूछिए, आपको बताएंगे कि भैया नोटबंदी ने, जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, वो आप सबको दिख रहा है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात सामाजिक न्याय की है। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, आप बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में 2 व्यक्तियों में से 1 पिछड़े वर्ग का है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50 में 15 कितना? 65। उसमें 8 जोड़ो तो कितना? 73। 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मतलब तकरीबन अगर आपने 4 लोगों को खड़ा किया, उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिक में से दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग के कितने? मतलब 73% की आबादी में से हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों में कितने मालिक? 0। चलो छोड़ो, मालिक नहीं बनना चाहते तो कहो सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग कितने?
जीरो। मतलब कॉरपोरेट इंडिया सबसे बड़ी कंपनियों में ना दलितों की, ना आदिवासियों की, ना पिछड़ों की भागीदारी। बात समझ आई? आपका कोई है ही नहीं उसमें, एक आदमी नहीं है आपका। चलिए छोड़िए, मुझे बताइए मीडिया में कितने लोग हैं? सबसे बड़ी 50 मीडिया की कंपनी लीजिए, उनके मालिक की लिस्ट निकालिए और मुझे बताइए आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने? बताओ। जीरो, एक भी नहीं। अब उनके बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? जीरो। हाई कोर्ट्स के जजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें दलित, आदिवासी कितने? बताओ। मैं बताता हूं, मेरे पास है 650 हाई कोर्ट जजेस में से 10 आदिवासी, 23 एससी, मतलब 33 650 में से। चलिए छोड़िए, कोर्ट्स छोड़ दीजिए, मीडिया छोड़ दीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट अस्पतालों के मालिक कितने? जीरो। चलो वो भी छोड़ दीजिए, मुझे बताइए प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जो हैं, मणिपाल जैसी, इसके मालिकों में से ओबीसी, दलित, ट्राइबल कितने? जीरो। चलो ये भी छोड़ दो, कहो हमें ये नहीं चाहिए, हम देश के 73% हैं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान के बजट को 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट आप लोग देते हो, कहां से आता है बजट? कैसे? जीएसटी। आप उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। गरीब किसान अगर चिप्स का पैकेट खरीदेगा, वो उतनी ही जीएसटी देगा जितनी अदानी देता है। जीएसटी आपके जेबों से आ रही है। वो जीएसटी सरकार खर्च करती है, वो पैसा आपके बजट में जाता है। 90 अफसर निर्णय लेते हैं बजट का क्या होगा, छत्तीसगढ़ में कितना पैसा आएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सैनिकों को कितना मिलेगा, अग्निवीर योजना में कितना जाएगा, ये सब ये 90 अफसर चुनते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? कितने? 3। दलित कितने? 3। आदिवासी कितने? 1। 90 में से 73% आबादी की हिस्सेदारी 7 अफसर। अब उसको छोड़िए, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी, दलित और आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? बताइए। 100 में से
73% के अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं बताइए? 5% ओबीसी, मतलब 100 में से 5 रुपया पिछड़ा वर्ग, 1 रुपया दलित वर्ग और 10 पैसे आदिवासी वर्ग। मतलब आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे की है। बात समझिए, 73% आबादी आपकी। कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी नहीं, जुडिशरी में आपका नहीं, मीडिया में आपका नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में आपका नहीं, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका नहीं। आपकी जगह पता कहां है? आपके लोग पता कहां भरे हुए हैं? मनरेगा की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो। जो लोग इस देश को बना रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं, वो लिस्ट निकालो। मनरेगा की लिस्ट में आपके लोग भरे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में आपके लोग भरे हुए हैं। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। अब देखिए, एक और सवाल है। हिंदुस्तान की सबसे बड़े 200 कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के कितने? 0। मीडिया में गरीब जनरल कास्ट के कितने? 0। तो हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? 1% लोगों के पास पूरा का पूरा सिस्टम है। आप जीएसटी से पैसा देते हो, आपका पैसा निकलता है सीधा उन्हीं 1% के हाथ में जाता है। उसमें अदानी जी हैं, 10-15 बड़े बड़े अफसर हैं, वो 90 अफसर हैं। आपका पैसा उधर जा रहा है और आपको उस पैसे का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। तो सामाजिक न्याय के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी कदम आजादी जैसा, सफेद क्रांति जैसा, हरी क्रांति जैसा, बैंक नेशनलाइजेशन जैसा, कंप्यूटर रेवोल्यूशन जैसा एक क्रांतिकारी कदम है। कभी आपके चोट लगती है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, आप अस्पताल जाते हो, डॉक्टर पहली चीज क्या कहता है? भैया एक्सरे कराओ, पहले यह पता लगाओ कि हाथ टूटा है या नहीं। सही? आप सिर हिला रही हैं। हुआ आपके साथ? तो यही हम करना चाह रहे हैं। देश का आर्थिक और सामाजिक एक्सरे, उसको हम जाति जनगणना कहते हैं। जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि ये 1% लोग कौन हैं, हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, पिछड़ों को क्या मिला, आदिवासियों को क्या मिला, दलितों को क्या मिला, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को क्या मिला, माइनॉरिटीज को क्या मिला, बिल्कुल सामने आ जाएगा। कितनी आबादी किसकी है और कितना धन किसके पास है।
बिल्कुल साफ आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू होगा। तो यह भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारी काम किए हैं। आजादी की लड़ाई लड़े, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही हम अब क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पहली बार हम एक्सरे करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हमने हिंदुस्तान की एक्सरे की बात करी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में जात तो है ही नहीं, सिर्फ दो जात हैं, एक अमीर और एक गरीब। अरे अगर दो ही जात हैं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हो? आप ओबीसी कैसे बन गए अगर दो ही जात हैं? जब ओबीसी की मदद करने की बात आई, जब जाति जनगणना की बात आई, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं ही नहीं। तो ये आज मैं आपसे कहना चाहता था, सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए हमने ये यात्रा की। आप सब आए, आपने अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा इस यात्रा में डाली। आपने छत्तीसगढ़ में मोहब्बत की दुकानें खोली। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बब्बर शेर छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हैं। और जो आज मैंने आपको कहा वो आप छत्तीसगढ़ की जनता को बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। आभार व्यक्त करने के लिए मैं डीसीसी प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता जी को कहूंगा कि आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व अध्यक्ष और युवाओं के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सरगुजा की इस पावन धरती पर आकर, मां महामाया की नगरी पर आके हम सभी को मार्गदर्शन दिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी को। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय जयराम रमेश जी को। मैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय चरणदास महंत जी को, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, आदरणीय फूलदेवी नेताम जी को। मैं पूरे मंच में बैठे अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद दूंगा आदरणीय कन्हैया कुमार जी को और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सचिवगण को मैं धन्यवाद दूंगा। और पूरे जिला कांग्रेस कमेटी संभाग के मैं एक एक कार्यकर्ता